दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव 2026 के बारे में। तो दोस्तों 2026 में राज्यसभा की कुल 37 सीट खाली हो रहे थे। 37 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहे थे और उन सभी जगहों पर अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। तो इसमें मेन रूप से क्या हुआ है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और राज्यसभा के चुनावी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो टोटल 37 सीट खाली थे। उन 37 सीटों पर 26 सीट ऐसे हैं जहां पर बिना किसी चुनाव के राज्यसभा में लोग चले जाते हैं। उनका चुनाव निर्विरोध होता है, मतलब कि जितने सीट उतने कैंडिडेट फिल होते हैं और बिना किसी चुनाव के वो लोग चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। बाकी बचे 11 सीट जिसमें 5 बिहार के, 4 उड़ीसा के और 2 हरियाणा के। 11 सीटों पर जितने सीट थे उससे ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। अब जब जाहिर सी बात है जब कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो उसके लिए होता है चुनाव। अब इसमें से जो चुनाव हुए हैं 11 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के खाते में गई है और 2 सीट जो है वो कांग्रेस और एक सीट जो है बीजेडी के खाते में गई है, बीजू जनता दल के खाते में गई है। और जो 26 जिसमें चुनाव नहीं होता है उसमें 13 है भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के खाते में जाता है और 13 जो है इंडी अलायंस के खाते में जाता है। अलग अलग स्टेट के चुनाव होते हैं। महाराष्ट्र में है 7 सीट हैं, पश्चिम बंगाल में थे कुछ सीट, तमिलनाडु में थे कुछ सीट। इसी तरह पूरे देश में ये सारे सीटों का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन था। तो चर्चा हुई सिर्फ 9 सीटों की, 11 सीटों की जहां पर चुनाव हुए हैं। और इन 11 सीटों में सबसे मजेदार हर एक जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो या फिर हो हरियाणा, हर जगह चुनाव इतना मजेदार और कांटे का था कि अंत तक पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को वहां एक सीट से वहां से दिया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी राज्यसभा जाना था तो एक सीट उनके खाते में गया। रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं, उनके खाते में एक सीट जाता है। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक सीट जाता है। और 5वां सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट, अपने कार्यकर्ता शिवेश राम को उतारा था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 202 वोट थे, लेकिन उनके 5वें कैंडिडेट को भेजने के लिए 41 वोट की जरूरत थी, जो कि रिक्वायर्ड से 3 कम होती हैं। उनके पास 38 वोट बचते हैं, 3 चाहिए था। और लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव जिनके मुखिया हैं, उनके पास टोटल 25 सीट थी। 25 सीट उनके थे, 6 सीटें हैं आपको कांग्रेस पार्टी के, 1 सीट हैं आईआईपी के हैं और कुछ सीट लेफ्ट के थे। तो इंडी अलायंस के कुल मिलाकर 35 वोट थे और उनके कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट चाहिए थे 41। अब सोचिए बीजेपी को चाहिए थे, जुगाड़ करने थे 3 वोट का और आरजेडी को जुगाड़ करने थे 6 वोट का। तो आरजेडी ओवैसी जी के एआईएम के चरणों में गिर जाते हैं।
उनके घर पर खाना खाने को चले जाते हैं, इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। सीट के लिए सोचिए दोस्तों, तेजस्वी यादव जिस एआईएम के जो विधायक थे, जो पिछले चुनाव में उनको चारा चोर का बेटा कहा करता था, एक राज्यसभा के लिए उसके चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में यादव के सबसे बड़े नेता जो हैं, वो एक राज्यसभा के लिए जो उनके बाप को गाली देता है, उसके चरणों में जाके बैठ जाते हैं और उनका चरणों में बैठना सक्सेस भी होता है, सफल भी होता है। एआईएम ने उनको आश्वासन दिया कि हमारे 5 जो विधायक हैं वो आपके कैंडिडेट को वोट देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के एक यादव कैंडिडेट को भी अपने पक्ष में वोट करने के लिए तैयार कर लिया। तो 35 अच्छे 41, सोचिए इनके पास, इन्होंने भी पूरा गणित सेट कर रखा था, 41 वोट का जुगाड़ इन्होंने भी कर रखा था। लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन कांग्रेस के 3 विधायक अब्सेंट होते हैं और आरजेडी के एक विधायक जो ढाका से विधायक हैं वो भी अब्सेंट हो जाते हैं। तो जहां इनको मिलना था 41 वोट, वहां पर मिले इनको 37 वोट। और बीजेपी ने, एनडीए ने अपने जो वोटों की सेटिंग इस तरह से की थी कि पहली वरीयता में इनके कैंडिडेट शिवेश राम को 30 वोट मिले और जब पहली वरीयता के आधार पर नतीजे नहीं निकले, तब जाके दूसरी वरीयता के वोटों से शिवेश राम की जीत हुई। क्योंकि राज्यसभा में वोटों की जो काउंटिंग होती है, इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन ये चीज तेजस्वी यादव को पता नहीं है, शायद उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव को वैसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ डिंग हाँकने में माहिर आदमी हैं। तो अगर इनको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो पहले इनको अपने पार्टी के सबसे पढ़े लिखे, सबसे काबिल आदमी से इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए थी कि अब हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को ऐसा लगता है कि उनके पार्टी में उनसे ज्यादा समझदार इस धरती पर कोई है ही नहीं, पार्टी में तो छोड़िए। तो तेजस्वी यादव अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए टीवी पर आकर कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट को मिले हैं 37 वोट, इनको शिवेश राम को मिले हैं 30 वोट, तो इस वजह से हमारे कैंडिडेट जीते हैं। एडी सिंह उनके कैंडिडेट थे, वो जीते हैं और शिवेश राम हारे हैं। और वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हमें जीत का सर्टिफिकेट दो। मूर्ख आदमी है ना, पता नहीं है कि चुनाव, राज्यसभा का चुनाव का अरिथमेटिक दूसरा होता है, कैलकुलेशन दूसरे स्टाइल में होता है। मूर्ख आदमी नहीं मालूम है। तो ये तो रहा पूरा बिहार के 5 सीट का हिसाब किताब। इस तरह से बिहार से एनडीए के 5 सीट जीत जाते हैं। अब देखिए, बिहार में हालांकि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। बिहार में अब्सेंट रहकर लोगों ने अपनी ही पार्टी को हराया है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो। तो अब इनका विधायक है, ये अब्सेंट रहे चाहे वोट डालें, इनकी मर्जी है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में चार राज्यसभा की सीट खाली थी और इस पर जो है 5 कैंडिडेट उतरे थे। उसमें से 2 बीजेपी के थे, 1 बीजेडी के थे और एक पेर बीजेडी के भी थे और कांग्रेस के थे और निर्दलीय थे जिन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। तो उसमें से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सीट होते हैं, इतने नंबर होते हैं कि दो राज्यसभा के कैंडिडेट उनके जीत जाते हैं। कांग्रेस बीजेडी के एक कैंडिडेट जीत जाते हैं और जो अंतिम कैंडिडेट होते हैं, जिनके लिए जो निर्दलीय थे, जिनके लिए बीजेपी समर्थन दे रहे थे, उनके लिए कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब दोस्तों, कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने अपने विधायकों को कर्नाटका भेजा, राजस्थान भेजा, छत्तीसगढ़ भेजा, हिमाचल भेजा, कहां कहां नहीं भेजा।
उड़ीसा के विधायक, मेरी जानकारी में आ रही है कि वो कर्नाटका गए थे और वहां पर उनकी खातिरदारी की थी। वहां के डीके शिव कुमार ने वहां पर उनकी खातिरदारी की और इतने खातिरदारी करने के बाद, इतने हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करने के बाद कांग्रेस के विधायक जब वोट करने की बारी आती है तो 8 विधायक क्रॉस वोट कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट वहां से भी जीत जाते हैं। तो यह हुआ उड़ीसा का हाल। अब जानिए हरियाणा में क्या होता है। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत गई और दूसरे सीट के लिए उन्होंने एक निर्दलीय को वहां भी समर्थन दे दिया और वहां से कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। अब जो है कांग्रेस के 4 विधायक अब्सेंट रहे और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और इस तरह से कांग्रेस वाले जो है एक वोट जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एक विधायक था उनका वोट जो है इनवैलिड होता है। इस वजह से जो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था वो चुनाव हार जाते हैं। और उस एक विधायक जो कांग्रेस का जीता है चुनाव में, उसके बाद मैंने कांग्रेस के वहां के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखा, लग रहा है कि ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे जैसे उनकी इज्जत बच गई है कम से कम। और वो ऐसे मतलब कि विक्ट्री मार्च निकाल रहे थे जैसे उन्होंने मतलब कि बहुत बड़ा काम ये लोग अचीव किए हैं। और रियली उनकी ये अचीवमेंट है कि मतलब कि 5 कैंडिडेट क्रॉस वोटिंग करने के बाद 4 विधायक अब्सेंट रहने के बाद भी वो अपनी सीट बचा लेते हैं। तो इसमें उनकी दाद तो देनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों बीजेपी एनडीए जो है पूरा, अभी एनडीए का राज्यसभा में टोटल 139 सीट हैं। सोचिए, राज्यसभा में बहुमत के लिए सिर्फ 122 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन बहुमत से 17 ज्यादा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में किसी भी बिल को पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वाईआरसीपी या फिर बीजेडी के सांसदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआ ये पूरे दल ये इस चुनाव का नतीजा। और इसमें एक और बात है, राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या है 29। मतलब कि वहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितने होने चाहिए उससे सिर्फ 4 सीट ज्यादा हैं। अगर आने वाले अभी कुछ समय बाद और भी स्टेट हैं जहां पर लोग रिटायर करेंगे तो वहां पर चुनाव होंगे। तो अगर वहां भी कांग्रेस बीजेपी थोड़ा सा अच्छा सेटिंग करके चुनाव लड़ लेती है तो राज्यसभा में कांग्रेस के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के भी नंबर नहीं बचेंगे और कोई बिल रोक लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो है सही तरीके से राजनीति कर रही है या सिर्फ अन्य इश्यूज पर वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं और मोदी को या बीजेपी को अलग अलग तरह से सिर्फ उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। चुनाव लड़ने में न तो राहुल गांधी उतने ज्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं, न ही तो तेजस्वी यादव। दोनों जो कैंडिडेट हैं, दोनों जो आदमी हैं, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि पकाई खीर खाने में यकीन रखते हैं। आपका इस पर क्या राय है, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।